हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा पीएम का जून प्री मॉक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्जाम से पहले हमें प्री मॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं जून का प्री मॉक करा रहा हूँ और इस वीडियो में हम करेंगे ओनली सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन सी में अभी इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने प्री मॉक ओपन कर लिया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये मैंने प्री मॉक ओपन कर लिया, तो लेट्स स्टार्ट द प्री मॉक गाइस। तो आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गाइस याद रखना कि आई विल नॉट बी यूजिंग माय कैलकुलेटर, ओ सॉरी, आई विल नॉट बी यूजिंग स्क्रैच पैड। मैं कोई स्क्रैच पैड, पेपर पेन नहीं यूज करूंगा। जो कंप्यूटर में मेरे को नोट पैड गिवन होगा, आई विल यूज दैट। आई विल जस्ट यूज माय कैलकुलेटर। मैं सिर्फ कैलकुलेटर और जो कंप्यूटर पे हमारा नोट पैड दिया हुआ है वही यूज करूंगा। आई विल नॉट यूज पेपर एंड पेन, बिकॉज बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पेपर और पेन अलाउड नहीं होते। उसके तरीके से आई विल सॉल्व सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो ये हमारा जो मॉक है वो स्टार्ट हो गया। इट इज पीएम प्री जून 2025 मॉक। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इट इज द फॉलोइंग, हमें निकालना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ईआरपी। ओके गाइस, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉक, मैं तुम सबको एक चीज बोलूंगा कि जो ये मॉक है, मॉक देने से पहले ना अपना माइंड बहुत ही जनरल रखना। स्पेसिफिक मत रखना अपना माइंड, मतलब कि कौन से चैप्टर से लिंक करना है, कुछ करना है। बहुत ही जनरल आंसर्स देना, तुम्हारे 90% आंसर सही होंगे। ठीक है, और जो थ्योरी ऑफ कोर्स पढ़ी हुई है वो तो रेलिवेंट है ही है। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। Implementing an ERP may reduce an organization's cost but will likely to result in more manual work. नहीं, ERP से तो बल्कि मैनुअल सिस्टम हमारा कम हो जाता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से जो हमारी ऑटोमेशन बन जाती है, काम करने का तरीका कंप्यूटराइज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम uses an ERP module to capture, analyze and distribute relevant customer information within an organization. I think the second statement is also wrong because सी ईआरपी जो है, ईआरपी के अंदर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ईआरपी जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस प्लानिंग के अंदर ही हमारा सिस्टम आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम ईआरपी को यूज करता है। इट इज इनबिल्ट इन ईआरपी के अंदर। तो इट डज नॉट यूजेस ईआरपी, इट इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, नीदर वन और टू शुड बी द आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मटेरियल यूजेज प्लानिंग वेरिएंट। सो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर और ऑन स्क्रीन स्क्रैच पैड में यही दोनों यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन भी तुम्हारे को दिख जाए, कैलकुलेटर मेरे पास है बट आई विल नॉट यूज द कैलकुलेटर बिकॉज उसमें अगर करूंगा तो तुम बोलोगे सर कैलकुलेटर में आप क्या कर रहे हो, मैं तो दिख नहीं रहा ना। तो लेट्स यूज स्क्रैच पैड है। यहाँ पे क्या बोला गया हमें, कैलकुलेट मटेरियल यूजेज प्लानिंग वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। इट वाज ओरिजिनल स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट। ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया तुम सबके लिए। ये फॉर्मूला वैसे हमें माइंड में पता होना चाहिए। ओरिजिनल स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल, इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल। ओके, इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल। स्पेलिंग को छोड़ देना, कोई ये देखने नहीं वाला, हमारा कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एग्स which requires chemical alpha. The standard cost card of egg shows 2 liters of alpha are required per unit of 15 rupees per liter. तो this is हमारे को स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल, ये हमें स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल मिल गया, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। 2 liters of alpha हमें चाहिए होता है। When the budget for the current period was produced, the accountant didn't know that production process has been modified to allow for 6% reduction in the amount of alpha required। कि जब हमारा बजट बना तो हमें पता चला कि हमारा अल्फा जो है वो 6% कम यूज होगा। पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग 2 लीटर यूज होता था, अब 2 लीटर से 6% कम यूज होगा। दिस वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट कार्ड। While company budgeted to sell 20,000 units of X,
इट एक्चुअली सोल्ड 22,000 यूनिट्स। हमने फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट, रिवाइज स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड मटेरियल हमें पता है 2 लीटर लगना है, और हमारे जो यूनिट सोल्ड है, एक्चुअली सोल्ड है 22500। सो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज 22500 इनटू, ध्यान से सुना, 22500 इनटू, मेरा मुझे पता है इतने यूनिट्स में ओरिजिनली लगना था 2 लीटर, इनटू स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस चलो छोड़ देते हैं, अभी स्टैंडर्ड प्राइस बाद में। तो ये हो गया हमारा एक में, दिस इज ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस पर मटेरियल। उसके बाद नीचे में लिख देता हूँ रिवाइज वाला। सो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पर, देखो ये चीज तुम्हारे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे माइंड में है, मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ बस। तुम चाहो तो माइंड में भी कर सकते हो, तुम सीधा सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, सिर्फ ये चीज तुम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे तुम्हें लिखना है, कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल स्टैंडर्ड मटेरियल पर एक्चुअल आउटपुट। रिवाइज स्टैंडर्ड मटेरियल कितना होगा, 22500 जितना एक्चुअल सेल हुआ, इनटू 2 माइनस 6%। सो 2 माइनस 6%, क्योंकि जो 2 है उसमें से अब हमें पता है कि 6% कम यूज होगा हमारा मटेरियल। तो हम निकाल लेते हैं कि रिवाइज मटेरियल पर स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। तो आई ओपन द कैलकुलेटर, इसको मैं थोड़ा सा यहां कर लेता हूं। चलो, सो इट इज 22500, एक सेकेंड, आई क्लिक हियर, 22500 इंटू 2, इट इज 45,000। ये आ गया मेरा 45,000। देन यहाँ पे अगेन इसको मैं करता हूँ, जीरो कहाँ पे है इसका, क्लियर, 22500 इनटू 2, अच्छा इसको एक काम करते हैं पहले, 2 इनटू, इसको मैं कर लेता हूँ या 2 माइनस 6%, नहीं इसमें ऐसे नहीं होगा। मैं देखो, मैं कैलकुलेटर पे तो इजीली कर सकता हूँ, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हें दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सो मैं कर लेता हूँ 2 इंटू 94 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज, मैंने 2 में से 6%, 2 में से 6% माइनस करना है। सो 2 इंटू 94 डिवाइड बाय 100 ये कर सकते हो तुम, कैलकुलेटर पे सीधा 2 माइनस 6% कर सकते हो। मेरा आंसर आ गया 1.88। सो 22500 इंटू 1.88, सो इंटू 22500, मेरा आंसर आ गया 42300। सो ये आंसर आ गया 42300। So this is original standard material per actual output. This is revised standard material per actual output. So यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 0. It is 45,000 minus 42300, जो भी आंसर आया, into standard material that is 15 per liter. तो मेरा आंसर आ गया 40500। ये आ रहा है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फेवरेबल। एक्सपेंस है तो पॉजिटिव, फेवरेबल, नेगेटिव, एडवर्स। सो ये पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस इज फेवरेबल। सो दिस शुड बी द आंसर। ये थोड़ा सा मैंने स्लो करा है तुम्हें समझा के, टाइम ज्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, इतना नहीं लगना चाहिए, बट क्योंकि मैंने तुम्हारे को एक एक फॉर्मूला लिख के कराया है एग्जाम में, यू डोंट नीड टू राइट दी फॉर्मूला, क्योंकि ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। तुम्हें माइंड में फॉर्मूला याद रखना है, सीधा सीधा तुम कैलकुलेटर पे ये चीज करोगे एग्जाम में, तुम सीधा सीधा इसको हटा के, यू विल नॉट राइट दिस, तुम सीधा सीधा ये चीज लिखोगे बस। अगर याद है माइंड में तो स्किप भी कर सकते हो, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से हमें करना है ये क्वेश्चन। चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 40500 फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखे हमारा, इट इज indicate whether each of the following system about activity based costing have been made true or false. Okay, एक चीज का याद रखना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हर क्वेश्चन में हमारे को 2 मिनट ही लगेंगे। 2 मार्क का है तो 4 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चन में हमारे को टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये है 2 मार्कर का, लेकिन ये 2 मिनट से भी कम में हो जाएगा बिकॉज इट इज थ्योरी। तो हमें बैलेंस करके चलना है। वी विल प्लान कि हम हमारा जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, हम कोशिश करेंगे कि हम 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, सो दैट हमारे पास सेक्शन सी के लिए बहुत टाइम हो। हम कोशिश करेंगे। चलो फटाफट से इंडिकेट वेदर, देखो मैं तुमसे बातें भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो टाइम इसलिए थोड़ा ज्यादा लग सकता है क्योंकि मैं बातें भी साथ साथ कर रहा हूँ। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट एबीसी कॉस्टिंग इज बी ट्रू और फॉल्स। अंडर एबीसी, कंपनी इज मोर लाइकली टू मेक बेटर प्राइसिंग डिसीजन इन मीटिंग इट्स डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज ट्रू कि डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमें देखनी है, प्रोडक्ट वाइज देखना है, क्योंकि एबीसी से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट और बेटर निकलती है, सो इट शुड बी ट्रू। व्हेन यूजिंग एबीसी, subjective judgment on overhead allocation may be required because an overhead can have multiple cost driver. This is also true, बहुत सारे cost driver हो सकते हैं। ABC cannot be used in service organization, it is false।
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी एबीसी यूज हो सकता है. एबीसी कैन बी यूज इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. आगे, ABC may contribute to more accurate decision in the discontinuation of a loss making product. That is also true. हम तभी तो ABC यूज करते हैं ना कि हमें पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉस मेकिंग है बेटर कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग. सो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? What is the value of perfect information? perfect information की हमें वैल्यू बतानी है. तो perfect information के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये हमें पता है, वैल्यू एट perfect information माइनस वैल्यू एट imperfect information. हम ये देखते हैं. सॉरी, हाँ, expected value at perfect information, expected value at imperfect information. A company plans to launch a new product that will be selected from 2 product choices, product A and product B. The marketing manager has provided the following estimate based on 3 possible market conditions. मार्केट कंडीशंस अगर पुअर है तो ए में इतना लॉस होगा, बी में इतना लॉस. मीडियम है तो ए में इतना प्रॉफिट, बी में इतना प्रॉफिट. गुड है तो ये तो हमें बताना है कौन सी जगह पे हमें कितना यूज करना है. The probability of these three markets condition of poor, medium and good are estimated to be 15%. तो ये है 15, ये है 45, ये है 40%. And the manager correctly calculate expected value of each option as this कि A की जो expected value है वो है इतनी, B की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है इतनी. सो एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू हम B को चूज करेंगे कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो इन्होंने पहले ही हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि कितने हमारे प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहे हैं. सो ए के आ रहे हैं इतने, बी के आ रहे हैं इतने, तो वी विल चूज प्रोजेक्ट बी अगर हमारी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है. अब हम देखते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है. तो अगेन यहाँ पे स्क्रैच पैड, इसको मैं हटा देता हूँ सारा. ये जरूरत नहीं है लिखने की, कोई चेक नहीं करने वाला. ठीक है. तो यहाँ पे जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरी आएगी, मुझे पता है पुअर कंडीशन में ए में लॉस है 800 का, बी में जो लॉस है दैट इज 2000. तो आई विल चूज ए. सो परफेक्ट कंडीशन में मेरा हो जाएगा 800 इनटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी इज 15%. 800 इंटू 15%. चलो उसके बाद इसको इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ, बाद में कैलकुलेटर से लिखूंगा. बी जो मेरा है, अगर मीडियम कंडीशन होती तो यहाँ पे आई वुड हैव चूजन बी क्योंकि बी में ज्यादा प्रॉफिट है. सो इट विल बी 2250 इनटू मेरा बी इज 45, तो 45% इज इक्वल टू, और सी मेरा हो जाता गुड कंडीशन में ए का प्रॉफिट कम है, बी का ज्यादा है, आई वुड चूज सी. तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 इनटू प्रोबेबिलिटी इज 40%. ओके, इज इक्वल टू, तो अब यहाँ मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे. इट इज, इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, मेमोरी क्लियर्ड. चलो, इट इज 800 into 15 divided by 100, it is 120. So this figure are in 1000. तो मैं इसको 0000 साथ लिख ही देता हूँ ताकि फिगर हमारी एम्प्रॉप्ट आ जाए. तो यहाँ आ जाएगा 120000. अब यहाँ आ जाएगा मेरा 2250000 into 45%, 45 डिवाइड बाय 100, तो 10122500. और यहाँ पे आ जाएगी इंफॉर्मेशन, इट इज, इसको मैं हटाता हूँ पहले, क्लियर. ये सारी चीजें तुम कैलकुलेटर में कर सकते हो. इनटू 40 डिवाइड बाय 100, इट इज 1520000, 1520000. सो दैट मीन्स अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो तो मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे. तो 1520000 में इधर आया, कैलकुलेटर तो मेरे पास साथ होगा तो इजी होगा. यहाँ थोड़ा टाइम मुझे देखो इस चीज में ज्यादा लग रहा है, मैं कैलकुलेटर पे करता जल्दी हो जाता. प्लस 10122500 प्लस 120000. आई थिंक एक जीरो मैंने कम लिखा है इसमें. 8 लेट्स चेक. 2652500 नहीं ठीक है. सो 2652500. सो 2652500 ये मेरे आ रहे हैं प्रॉफिट्स एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन. ये थे मेरे प्रॉफिट्स एट इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन. तो इस आंसर में से मैं यहाँ कैलकुलेटर पे आया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 2232500, 2232500. ये मेरा आंसर, एक सेकेंड, 265, इसको मैं हटाता हूँ पहले, रुको.
2652,500 माइनस 2232,500, मेरा आंसर आ रहा है 42,000। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे, इसमें ऑप्शन नहीं है 42,000। लेट मी चेक एक बार गाइस, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करी है। अच्छा सॉरी, ये जो है दिस इज लॉस, ये जो 800 का है, अच्छी बात है, चलो आंसर नहीं था, ये 800 का मेरा लॉस है, तो ये फिगर इन दोनों में से माइनस होनी चाहिए, मैंने गलती से प्लस कर दी। ओके, सो इट इज 1012500 प्लस 1520000 माइनस 120000। तो 2412500, सो 2412500 जो मेरी आ रही है 2412500, इट इज वैल्यू एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस इज वैल्यू एट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2232500, आंसर 1,80,000 इज माई आंसर। ये पहले सिलेक्ट हो रखा है, तो ये हो गया गाइस मेरा आंसर 1,80,000। तो वैल्यू एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला सिंपल, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, मैंने परफेक्ट इंफॉर्मेशन पे अपना आंसर निकाल दिया। इम्परफेक्ट पे मुझे पता है आई विल चूज प्रोजेक्ट जिसमें हायर ईवी है, तो इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। क्रोम कंपनी है एनुअल से, अच्छा निकालना क्या है, करंट रेशियो हमें यहाँ पे निकालने, अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। ओके, क्रोम कंपनी एनुअल सेल्स इज इतनी एंड अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, मार्जिन मींस ऑन सेल्स। इट होल्ड्स इन्वेंट्री एट एवरेज ऑफ 18 days एंड द एवरेज कैश बैलेंस इज $34900। कैश बैलेंस हमें पता है, एवरेज पेबल्स हमें दिए हुए हैं, एंड कस्टमर टेक एन एवरेज ऑफ 36 days टू पे, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। तो हमें फिगर्स पता है, हमें सेल्स फिगर पता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पता है, तो यहां से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। हमारे को कस्टमर रिसीवेबल टाइम पता है, तो यहां से हम अपना कस्टमर बैलेंस यानी रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स यूज स्क्रैच पैड और सीधा सीधा मैं थोड़ा जल्दी से आंसर निकालूंगा, आई विल नॉट राइट एवरीथिंग हियर। तो मुझे सेल्स पता है मेरी कितनी, 880000, ग्रॉस प्रॉफिट 30%, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ मेरा सीओजीएस। सो सीओजीएस वुड बी 880000। कैलकुलेटर पे मैं करूंगा टेक्निकली -30%, इधर मैं कर देता हूँ इंटू 70 डिवाइड बाय 100, तो 61600 मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, दैट मीन्स इसका 30% वो यहाँ से माइनस करना है, तो मैंने सीधा 70% निकाल दिया। तुम चाहो तो कैलकुलेटर पे दिस -30% भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS इज इक्वल टू 616000। ठीक है, अब उसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 18 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 365, नॉट 365, यहाँ पे 360 डेज हम यूज करेंगे, तो मैं छोटा सा एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 360। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 360, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमें दिया हुआ है 18 डेज। तो बस मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 18 इंटू 360 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। देखो, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 65, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने। सो इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, देखो यहाँ पेपर पे ज्यादा क्लियर दिखता है ना, इंटू 365, तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा और इंटू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। सो 18 इंटू कॉस्ट ऑफ सेल मैंने अभी निकाला, इट इज 61600 डिवाइड बाय 360 सॉरी। तो यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला यूज करता हूँ, इट इज 18 इंटू 61600 डिवाइड बाय 365, और 360 सॉरी, इसमें मैं बैक का बटन प्रेस करूँ ना, सारा डिलीट हो रहा है। 18 इंटू 61600 डिवाइड बाय 360, आंसर मेरा आ रहा है आंसर 3080। अच्छा यहाँ एक जीरो और आएगा, तो 30800 मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री मेरी आ गई 30800, ये आ गई मेरी इन्वेंट्री। अब मैं बात करता हूं, हमें दिया हुआ है कि कस्टमर टेक एवरेज ऑफ 36 डेज टू पे, तो रिसीवेबल पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अगेन हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय सेल्स, क्रेडिट सेल्स इनटू 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इनटू 360 ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज 36, तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करता हूँ, इट इज 36 इनटू मैं कर दूंगा सेल्स, इनटू सेल्स डिवाइड मैं कर दूंगा
बाय 360। तो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, इट इज 36 इनटू मेरी सेल्स कितनी है 880,000 डिवाइड बाय 360। सो मेरा आंसर आ रहा है 88,000। तो मेरे जो रिसीवेबल हैं वो आ गए 88,000। तो मुझे इन्वेंट्री पता है, रिसीवेबल पता है, कैश बैलेंस पता है, तो मैं निकाला तो अपने करंट एसेट। सो करंट एसेट विल बी, इसको मैं करता हूँ 0, इट इज इन्वेंट्री मेरी आ रही है 30800 प्लस रिसीवेबल्स 88,000 प्लस कैश बैलेंस यहाँ पे गिवन है, इट इज 34900। सो दिस इज 153700। सो 153700 ये मेरा आ रहा है करंट एसेट। करंट लायबिलिटी मुझे यहाँ पे गिवन है, एवरेज पेबल बैलेंस इज 68300, 68300। तो ये आ रहा है करंट लायबिलिटी। तो मैं यहां से निकालना तो अपना आंसर, सो इट इज 153700 डिवाइड बाय 68300। सो 2.250 इज माय आंसर। सो 2.250 इज माय आंसर। हमें अप टू 2 डेसिमल आंसर देना है, तो आई क्लियरली राइट 2.25। आई क्लियरली राइट 2.25, इसके आगे 0 है, तो 2.25 इज माय आंसर। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूलेस यूज करके मैंने अपना आंसर निकाला है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पीएम इज वेरी वेरी इजी गाइस। हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है बस। यहाँ फॉर्मूला शीट देख लेते हैं, कुछ गिवन है यहाँ पे, देखें कुछ होना तो चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स हेल्प, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ क्या क्या चीजें लग सकती हैं। फॉर्मूला शीट में क्या क्या गिवन है हमें देखें। रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला गिवन है, लर्निंग कर्व का, डिमांड कर्व का। ओके, ये फॉर्मूले हमें ऑलरेडी गिवन है, एग्जाम में भी गिवन होंगे, कि तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, दिस इज गिवन। चलो एनीवेज, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग आर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग है, तो तुम्हें पता होना चाहिए जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जहां पे हम पूरी बजटिंग अपने स्क्रैच से शुरू करते हैं। ओके, सो रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेज इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बिकॉज एक्टिविटीज आर क्वांटिफाइड इन फाइनेंशियल टर्म्स। रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेजेस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत हमारी लगती है। इजी नहीं है टास्क, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी कैलकुलेशन जो है वो दोबारा करनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट इज राइट। लॉन्ग टर्म गोल्स आर एम्फोसाइज्ड रादर देन शॉर्ट टर्म, बिकॉज ये यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग के थ्योरी में ही, मेरे नोट्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि डिसएडवांटेज ही इसका ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। सो लॉन्ग टर्म ये भी हमारा गलत हो गया। जीरो बेस्ड रिजल्ट्स इज in streamlining and centralizing the budgeting process, saving departmental manager time. Zero based results in streamlining and centralizing the budgeting process and saving departmental managers time. Okay, सेविंग डिपार्टमेंटल मैनेजर टाइम, ये भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि हर बार जीरो बेस्ड बजटिंग में डिपार्टमेंटल मैनेजर को तो हमें बोलना पड़ेगा दोबारा से सारी कॉस्ट रिकैलकुलेट करो, सब कुछ करो। तो दिस इज आई थिंक ऑल्सो फॉल्स। जीरो बेस्ड बजटिंग एलिमिनेट्स आउटडेटेड प्रोसेस एंड ऑपरेशंस एंड रिड्यूसेस बजटरी स्लैक, ये सही है, क्योंकि ये आउटडेटेड, ये कहते हैं हर चीज को करने का नया तरीका देखो, नए चीज से देखो कि कैसे हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं, नए खर्चे बताओ, सब कुछ दोबारा से बजटिंग करो। तो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंट्रोलेबल आरओसीई क्लोजेज टू, कंट्रोलेबल आरओसीई हमें निकालनी है। सो कंट्रोलेबल आरओसीई के लिए वी नीड कंट्रोलेबल कॉस्ट, सो नहीं, कंट्रोलेबल प्रॉफिट, वी नीड कंट्रोलेबल प्रॉफिट। कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ, इसको मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, दो ऑप्शन है हमारे पास। ओके, इसको नीचे कर लेते हैं, कैलकुलेटर भी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है एक बार पढ़ लें। Including in operating cost 49500 of head office costs, recharge to CAMP, 65% of the depreciation charge of 950 was for assets controlled but not owned by head office, कि हम कंट्रोल करते हैं बट हम ओन नहीं करते उनको। बाजा कंपनी wishes to use controllable return ROCE to assess परफॉर्मेंस ऑफ डिविजनल मैनेजर, ठीक है, हमें कंट्रोलेबल प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। सेल्स हमें दिया हुआ है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें जब कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालने होते हैं, तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, और आरओसी में जो डिनोमिनेटर होता है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। चलो ये तो क्लियर है, कैपिटल इंप्लॉयड हमारा क्लियर है। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल इंप्लॉयड।
सो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, इट इज, कैलकुलेटर पे अगर मैं जाऊं, सो इट विल बी 14200 प्लस करंट एसेट 4120 माइनस करंट लायबिलिटी 1340, सो 16990 मेरे आ गए कंट्रोल कैपिटल एम्प्लॉयड, 16980, ये आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। इन थाउजेंड है तो मैं इन थाउजेंड कर देता हूँ, क्या जरूरत नहीं है, हमें तो परसेंटेज निकालनी है। अब हमें निकालना है कंट्रोलेबल प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिए हुए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग खर्चे ऑलरेडी माइनस कर रखे होंगे, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कंट्रोलेबल वो सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर रखी है, लेकिन नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट तो हमें माइनस करनी नहीं होती। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट। सो included in operating cost was 495,000 of head office cost recharge to camp, के हेड ऑफिस का खर्चा है जो हमने कैंप पे चार्ज किया था। तो हेड ऑफिस का खर्चा हमने इसमें यहाँ पे डाल दिया हुआ है, इट इज नॉन कंट्रोलेबल, ये तो हमारे ऑपरेटिंग मैनेजर डिविजनल मैनेजर के हाथ में तो है नहीं हेड ऑफिस का खर्चा, तो हम ये खर्चा यहाँ पे ऐड कर देंगे, इट इज 495, वी विल ऐड 495। क्यों? क्योंकि 495 जो है, सॉरी ऑपरेटिंग, सॉरी मैं गलत जगह कर दिया, कंट्रोलेबल प्रॉफिट में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1520, ये इसको मैं 000 में कर देता हूँ फिगर सारी, बेटर रहेगा, प्लस 495,000 क्योंकि ये कंट्रोलेबल कॉस्ट नहीं है, इट इज नॉन कंट्रोलेबल, और प्लस मैं यहां से कर दूंगा हमारी नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन। सो इतनी डेप्रिसिएशन का 65% जो है वो इट इज कंट्रोल्ड बट नॉट ओन बाय हेड ऑफिस, के हेड ऑफिस के कंट्रोल करती है बट हेड ऑफिस इसको ओन नहीं करती, इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय हेड ऑफिस नॉट डिविजनल मैनेजर, तो ये खर्चा भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो इट इज, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर दूंगा सीधा शॉर्ट में, 950000 into 65 डिवाइड बाय 100, सो इट इज 617500, तो 617500 में यहाँ पे ऐड कर दूंगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। सो कंट्रोलेबल प्रॉफिट मेरे हो जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जो मेरी थी, तो ये 617500 प्लस 495,000 प्लस 152,000, तो 232632500, सो इट इज 2632500, ये आ रही मेरी कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अच्छा कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, सॉरी कैलकुलेटर, दिस डिवाइडेड बाय 1698000 into 100, तो 15.50%, सो 15.50%, तो 15.50, तो थर्ड हमारा होगा यहाँ पे आंसर। सिंपल गाइस मैथ्स थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कंट्रोलेबल प्रॉफिट का, बस कुछ नहीं है। तुम देखो सिंपल मैथ्स और लॉजिक है, लॉजिक और मैथ्स, लॉजिक मैथ्स एंड सॉरी लॉजिक्स एंड फॉर्मूला, बस पूरा पीएम हमारा लॉजिक्स और फॉर्मूला बेस्ड चलता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स have been made about company's data, which of the following statement is true or false? Structured data, while not laid out in columns and rows, has labels and identifiers that enable searching, कि structured data में रोज कॉलम नहीं होते लेकिन हम लेबल डाल देते हैं कि उसमें कुछ चीजें सर्च कर सकें। नहीं, स्ट्रक्चर्ड डेटा तो बड़े अच्छे से रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट किया जाता है, सारी चीजें अच्छे से उसमें बताई जाती हैं बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड है, उसमें हमें चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। Examples of unstructured data include social media posts and discussions from company's customer service chat history. Absolutely right. This is the unstructured data. So second statement is only right. तो second statement ही सही है यहाँ पे। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, एक थ्योरी का क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल, ऐसे आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, what is the budgeted life cycle cost per unit of new product up to 2 decimal? हमें budgeted life cycle cost देखनी है। A manufacturing company makes many products and is launching a new product. The budgeted information below relates exclusively to this product over 3 years life cycle. Units produced and sold, इतने units हम produce करके sale करेंगे। Research and development cost हमारी इतनी है इसमें। Fixed cost हमारी per year इतनी आएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट इतनी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी इतनी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट, हमें खर्चे काफी सारे दिए हुए हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स मेनी प्रोडक्ट्स एंड द बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू द प्रोडक्ट ओवर इट्स 3 ईयर लाइफ साइकिल। इतने यूनिट सेल करेंगे, आर&डी कॉस्ट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, आई सीधा सीधा यहाँ पे आई यूज द कैलकुलेटर, ठीक नहीं मुझे ये भी स्क्रैच पैड भी चाहिए होगा, मुझे फिगर यहाँ पे लिखनी है। आई यूज, अब ये दिख रहा है, इसी ऊपर लेते हैं, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोला गया बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पर यूनिट मुझे निकालनी है। तो R&D कॉस्ट 265, सो 26500 000 प्लस फिक्स कॉस्ट मेरी है 37500, दिस इज पर ईयर, ये प्रोडक्ट चलेगा 3 साल, सो मैं यहाँ कर देता हूँ 37500 इंटू 3, इट इज 1125000, सो प्लस 1125000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 12.45 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, इतने यूनिट्स बन के सेल होंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 12.45 इंटू 170000, सो इट इज 2116500, 2116500 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिक्स 13500 पर ईयर, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा मेरा 13500 और 000 सॉरी इंटू 3 ईयर्स, तो 405000, 405000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.70, अगेन यहाँ पे 7.70 इंटू 170000, इट इज 1309000 प्लस डीकमीशनिंग कॉस्ट के प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद इतना खर्चा मेरा और होगा, इट इज 75000। सो ये आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट, दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल फिक्स, मैंने सबकी टोटल कॉस्ट निकाल दी। तो 265 ट्रिपल, सॉरी कैलकुलेटर पे करना है मुझे, सो इट इज 265 000 प्लस 1125 000, एक भी चीज गलत होगी पूरा लिखना पड़ेगा, प्लस 2116500 प्लस 405000 प्लस 1309000 प्लस 75000, मेरा आंसर आ रहा है 52955500, सो इट इज 52955500, सो दिस इज माय आंसर। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जितने टोटल यूनिट्स मैंने पूरे लाइफ साइकिल में सेल करने, इट इज 170 तो माय आंसर इज 31.15, क्लियर आंसर मेरा यहाँ पे आ रहा है, इट इज 31.15, सो 31.15 इज द आंसर। ये टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा मैंने निकाल दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया जितने यूनिट में बना के सेल करूंगा, सो 31.15 इज द क्लियर आंसर यहाँ पे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, ये भी एक तरह से एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी ऐसे चल रहा है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन दिस, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, बट हो सकता है एग्जाम में भी ऐसा है। आर्य कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इतना पर यूनिट, पाई का इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, वेरिएबल इतना, सेलिंग प्राइसेस आर, अच्छा मैंने ये पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइसेस आर दिस 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 इज दिस, लिमिटिंग फैक्टर हमें दिया हुआ है। A linear programming model has been created to find out optimal production plan with objective of maximizing profit earned. If X and Y being the units produced and sold for product X and Y, which of the following statement related to objective function and constraints are true and correct? Which correct? Okay. Objective function देखो, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है इतनी, सेलिंग प्राइस है हमारा इतना, तो x का जो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 45 माइनस 3, इट्स गोइंग टू बी 42 समथिंग, 42.75, ठीक है ना, नहीं 43 41.25, सो यहाँ आ जाएगा 45 माइनस 3.7 41.25, और 37 माइनस 2.5 34.5, तो हमें कंट्रीब्यूशन जो है वो हाईएस्ट करना है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है 34.25, इट इज रॉन्ग, 45 माइनस 3.75 वो आना था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मटेरियल का इन्होंने बताया हुआ है 2.5x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल टू 3750, ओके। मटेरियल हमारा लग रहा है 5 kg, यहाँ पे $5 पर केजी, टोटल इतने डॉलर हमारे लग रहे हैं, तो कैलकुलेटर पे मैं देखता हूँ, तो मटेरियल मेरा हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स पर यूनिट एक्स में लग रहा है मेरा 2.5,
और y में कितना लग रहा है, y में लगेगा 7.5 डिवाइड बाय 5, 7.5 डिवाइड सॉरी 7.5 डिवाइड बाय 5 इट इज 1.5। तो x में लग रहा है 2.5, इसमें 1.5, सो 2.5x प्लस 1.5y इतना हमारा मटेरियल लग रहा है। और मटेरियल विल बी लिमिटेड टू 3750 लेस देन इक्वल टू 3750। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेबर हमारी लग रही है $9 पर आवर, यहाँ पे है लेबर हमारी 18, सो मैं इधर कर लेता हूँ 18 डिवाइड बाय 9, सो 2 लेबर लग रही है हमारी x में और y में लग रही है 13.5 डिवाइड बाय 9 इट इज 1.5। 2 आर यहाँ लग रहे हैं, 1.5 यहाँ लग रहे हैं। लेबर 18x इंटू 13.5 बाय, नहीं ये गलत है, 18x नहीं आएगा, 2.5x प्लस 1.5y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3000 ये आना चाहिए। इन्होंने ये चीज गलत लिख दी यहाँ पे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल। चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, ये एक और थ्योरी क्वेश्चन आ गया। Identicate whether each of the following potential benefits of using big data for large retail company are true or false. Okay. Improve customer engagement, अगर हम big data यूज करते हैं तो customer engagement हमारा बढ़ता है, of course काम बढ़ेगा, customer engagement बढ़ेगी। Simplifies compliance requirements, के अगर हमारा बिग डेटा है कंपनी के पास, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मतलब कंप्लायंस मतलब काम, बिग डेटा ज्यादा होगा तो आई थिंक कंप्लायंस बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा डेटा है तो मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होंगी, सो दिस शुड बी फॉल्स। रिड्यूस द नीड ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज, नहीं इट इज फॉल्स। बिग डेटा को हैंडल करने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहिए, अनस्किल्ड कम पड़ जाएंगे, अनस्किल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिड्यूस डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। बिग डेटा है तो डेटा स्टोरेज भी ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, indicate whether each of the following statement is true or false. Okay, एक और थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। Zola company manufacture components for smartphones. The industry is highly competitive. Their products have short life cycle and technology is constantly improving. And indicate whether each of the following statements are true or false. Zola company would benefit from standard costing as it would ensure input costs are kept in line with the market condition. देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मार्केट से तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। और अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे ये गलत होगा, यहाँ तो एक तरह से हम टारगेट कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुम देखो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। तो हम अपने खर्चे अगर निकालने बैठे कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं बनेगा, हमें टारगेट कॉस्टिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उससे कम पे हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, सो दिस शुड बी फॉल्स। Just in time system would be of little use to Zola because it need higher buffer stock level to avoid stock out. देखो जस्ट इन टाइम सिस्टम यहाँ पे यूज होना चाहिए, क्यों, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो स्टॉक रखने का फायदा नहीं है, वो आउटडेट हो जाएगा। तो कुछ बच्चे इस चीज का स्टेटमेंट को कह देंगे जस्ट इन टाइम वुड बी यूज, इसको ट्रू, दिस इज गलत। जस्ट इन टाइम वुड बी ऑफ लिटिल यूज, कि जस्ट इन टाइम का यूज नहीं है, दिस इज फॉल्स, जस्ट इन टाइम का यूज यहाँ पे होगा, क्योंकि जस्ट इन टाइम से ही क्या होगा, हम अपना फालतू में स्टॉक रखेंगे नहीं और वो ऑब्सोल्यूट नहीं होगा। Benchmarking would be useful performance management tool as they will be taking other practices. Benchmarking would be useful performance management tool as they will be taking other practices and industry trend into account. Benchmarking हम यहाँ पे use कर सकते हैं, benchmarking would be a good option definitely. मैं प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहा हूँ, बुकिश नॉलेज नहीं, जहां पे जरूरत है वहां पे फॉर्मुलेज यूज करूंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहा हूँ। चलो ये भी मेरा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। अभी बाद में सेक्शन ए और बी करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। An automotive repair company has set a new repairs, अच्छा निकालना क्या है, what percentage of reduction in labor hours is required to close the cost gap, cost gap के लिए हमें परसेंटेज रिडक्शन इन लेबर आवर्स देखने कितने होंगे, तो बेसिकली हमें लेबर कॉस्ट में देखना है कितनी रिडक्शन हमारी होगी। ऑटोमेटिव कंपनी हैज अ न्यू रिपेयर सर्विस प्राइस एट दिस,
A new service is estimated to use 10.5 of direct material, 0.75 labor hours with hourly rate of this. The management accountant has calculated there will be a cost gap based on target cost of this. हमने सोचा था कि हम सर्विस प्राइस इतना लगाएंगे, टारगेट कॉस्ट हमारी इतनी थी, तो पहले एक्चुअल कॉस्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आई जस्ट कैलकुलेट माय एक्चुअल कॉस्ट, इसको मैं हटाता हूँ। तो मेरी यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिकली जो मेरी आनी चाहिए। सो 10.50 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सो 10.50, लेबर लगेगा 0.75 एंड आर्ली रेट इतना है, तो इसको मैं कह सकता हूं, तो 0.75 इंटू 36 इतना लग रहा है लेबर। सीधा कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। कैलकुलेटर, देखो मैं बिल्कुल मैनुअल कैलकुलेटर कॉपी पेन यूज नहीं कर रहा, सब यही स्क्रीन पे कर रहा हूँ। सो 36, अच्छा मैंने 35 लिख दिया यहाँ पे, इट इज 36, सो 36 इंटू 0.75 प्लस 10.50, सो 37.50 मेरी आ रही है स्टैंडर्ड कॉस्ट, 37.50 मेरी आ रही है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और कॉस्ट गैप मेरा है कितना, टारगेट कॉस्ट है मेरी 35.20, सो इसमें से मैं टारगेट कॉस्ट माइनस कर देता हूं, सो दिस माइनस टारगेट कॉस्ट 35.20, तो मेरा आंसर आ रहा है 2.3। सो 2.3 मेरा आ रहा है कॉस्ट गैप। और मुझे बताना है परसेंटेज रिडक्शन इन लेबर आवर्स, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लेबर कॉस्ट मेरी कितनी है, तो लेबर कॉस्ट मेरी ये आ रही थी, इट इज, दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, इट इज 36 इंटू 0.75, ये आ रही है मेरी लेबर कॉस्ट 27, तो 2.3 divided by 27 into 100. So it is 2.3 divided by 27 into 100. So that means 8.518. So मेरा आंसर आ रहा है 8.518। इतना परसेंटेज कॉस्ट गैप होगा इन परसेंटेज रिडक्शन इन लेबर आवर्स, कि इतने से मुझे लेबर आवर्स अपने कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका देखूं 8.51 टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली, तो इट शुड बी 8.5, क्योंकि 5 1 है, तो ये हो जाएगा 8.5। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल होते तो 8.52 हो जाता यहाँ पे मेरा आंसर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है, which of the following is the best measure of resource utilization to be included within a building block model of an audit firm? Okay, average cost per full-time employee, billable hours as a percentage of total hours worked, labor turnover rate, percentage change in billable hour on year to year basis। देखो गाइज ऑनेस्टली बताऊं, मैंने देखो ये जो मैं वीडियो बना, मैंने एफपीएम जो है एक बार थॉरली पढ़ा था, बस ऊपर ऊपर से, वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था मैंने, डिटेल में नहीं पढ़ा। तो ये बिल्कुल एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन है जो बुक का है, अभी तक तो जनरल क्वेश्चन थे, फॉर्मुलेज मेरे को याद है। तो आई थिंक इसका आंसर मैं तुक्का ही मार सकता हूँ। देखो कई बार कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो तुक्के मारने पड़ते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं आता तो आई जस्ट ट्राई। एवरेज कॉस्ट, देखो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मुझे ऊपर ऊपर से पता है कि उसमें हमारा एक था पीसी है तो फिगर की क्या जरूरत है, ठीक है ना, पीसी है तो फिगर की क्या जरूरत है, फिर तुषार कपूर और सीएमसी, ठीक है ना, एईओ तुषार कपूर सीएमसी, तो वो मुझे याद है। बट इसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अगेन हमारा क्या आंसर होना चाहिए, इसको मैं छोड़ देता हूँ गाइस, आई लीव दिस क्वेश्चन, रैंडम इसमें तुक्का मार लेता हूँ, जैसे मैं इसमें यही रहने देता हूँ, डी, कोई बात नहीं, रैंडम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a company makes two product X and Y which are sold in constant ratio of 1:4. Product X has a selling price of 9.50 and contribution sales ratio of 0.5. Product Y has a price of $7 and a contribution sales ratio of 0.75. For the upcoming quarter, budgeted sales are इतनी and fixed cost इतने. What is the break even point in sales for the upcoming quarter? हमें break even point निकालना है sales के लिए, तो हमें fixed cost पता है, तो fixed cost divide by weighted average contribution sales ratio, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो पता है, तो मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। और ठीक है, चलो इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ हाईलाइट, सॉरी, स्क्रैच पैड कैलकुलेटर। ओके, सो मैं यहाँ पे बताऊँ कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कितना आएगा, इट इज
9.5 into 0.5. So 4.75 आ गया contribution of x और contribution of y. It is 7 into 0.7. So it is 7 into 0.7. So ये आ गया 4.9. So 4.90 ये आ गया मेरा contribution of y. ठीक है, x जो मेरे यूनिट सेल होते हैं, x होते हैं 1 और y होते हैं मेरे 4. ठीक है, सो अब मैं निकाल लेता हूँ हमारा कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. सो इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ x 4.75 इनटू यूनिट्स ऑफ x 1. मैं देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो सीधा कैलकुलेटर पे कर सकते हो, बट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर यू कि तुम ये ना बोलो सर ने फॉर्मूला नहीं लिखा, हमें नहीं पता. प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ y इनटू यूनिट्स ऑफ y 4. ये पूरा डिवाइड होगा, होल डिवाइडेड बाय, इसको वैसे मैं यहाँ पे, इसका ऐसे होता है ब्रैकेट. ओ सॉरी गाइस, मेरा ना थोड़ा इसमें गड़बड़ है. ओ, होल डिवाइड बाय 4 प्लस 1 दैट इज 5. ये मेरा आंसर आएगा, होल डिवाइड बाय दिस शुड बी माय आंसर. चलो अब चेक करते हैं कैलकुलेटर पे. इट इज 4.9 इंटू 4 प्लस 4.75 डिवाइडेड बाय 5, तो 4.87. सो मेरा जो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो आ गया, इट इज 4.87. दिस इज माय ब्रेक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स मुझे निकालना है, तो 75,000. इट इज 75,000 divided by 4 4.87. So it is 75,000 divided by 4.87. So it is 154,000. So 154,000 हमारा जो आ रहा है, this is my, जो मैं ग्रुप्स यानी ग्रुप सेल करूंगा. सो 154,000.41 इतने मैं जो है अपने ग्रुप्स जो हैं वो सेल करूंगा. सो एक्स सेल होता है मेरा 1, मुझे निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, मुझे इन सेल्स मतलब इन रेवेन्यू निकालना है यहाँ पे. सो इसका सेलिंग प्राइस है 9.50. सो 154,000.41 इंटू 9.5 और वो हो जाएगा 154,000.00. ये सेल होते हैं 4 इंटू इसका जो है सेलिंग प्राइस, इट इज 7. सो दिस शुड बी माय आंसर. एक बार चेक करते हैं. सो 154,000.41 into 9.5, it is 146,303.895 और ये हो जाएगा 154,000.41 into 4 into 7. It is 431,211. ओके, सो टोटल मेरा आ गया 431,211 प्लस 146,303. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है गाइस, लेट मी चेक एक बार दोबारा से इसको. सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस से करेंगे, तो मेरा ये फॉर्मूला गलत हो गया. मैं अभी मैंने फॉर्मूला देखा, मुझे याद आ गया. मैंने मैंने बताया था ना, मैंने बहुत इन डिटेल नहीं पढ़ा था, तो फॉर्मूला मैंने एकदम देखा तो मुझे याद आ गया कि मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है. तुमने ऑफ कोर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यू विल बी गिविंग राइट आंसर फॉर दिस. ओके, तो इसका जो आंसर आएगा मैं हटाता हूँ, ये गलत है मेरा. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आएगा, इट शुड बी selling price of x, it is 9.50 into 1 plus 7 into 4. ऊपर मैंने कंट्रीब्यूशन से कर दिया, नीचे मैंने सेलिंग प्राइस से कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो. तो ये मैं कर लेता हूँ दोबारा से यहाँ पे. इट इज 4.9 इंटू 4, यहाँ ब्रैकेट चलते हैं. अच्छा, यहाँ ब्रैकेट चलते हैं, चलो ट्राई करते हैं. डबल ब्रैकेट 4.75 इंटू 1
ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4.9 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, ओके, डबल ब्रैकेट स्टार्ट 9.50 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 7 इंटू 4, ओहो 7 इंटू 7 कर दिया गाइस, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। 7, अच्छा हो गया सेट, 7 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हम सारा फॉर्मूला एक साथ निकाल सकते हैं, तो मैंने वो चीज यहाँ पे करी है, पूरा ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला करा है, सब कीबोर्ड से करा है मैंने। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.6493, सो दिस इज 0.649333, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट मेरी है 75,000, तो मैं यहाँ पे सिंपल 75,000 डिवाइडेड बाय 0.64933333, तो 115503 शुड बी द आंसर। सो 115, अच्छा परफेक्ट आंसर आ गया गाइस, दिस शुड बी द आंसर। बस फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, फॉर्मूला याद होता तो ये आंसर हो जाता। इट्स अबाउट द फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ विल डू सेक्शन ए का क्वेश्चन। मैंने 90 मिनट्स कहा था, दैट मींस 45 मिनट्स फॉर सेक्शन ए, 45 मिनट फॉर सेक्शन बी। मेरा 51 मिनट में सेक्शन ए हो गया, और 5-6 मिनट की तो मैंने बातें करी है तुमसे, डिस्कशन करा है, टाइपिंग करी है, लिखा है इस पे, वो चीज है। तुम इजीली 45 मिनट्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सिंपल 15 मार्कर में मैंने सिंपल फिगर्स डाली हैं, कुछ नहीं खास करा, तुमने सब देखे। इट वाज वेरी इजी, कॉन्सेप्चुअल। चलो लेट्स मूव टू सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है सेक्शन बी में। आई थिंक यहाँ स्क्रैच पैड ज्यादा यूज होगा, चेक करते हैं। व्हाट इज द टोटल सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, टोटल सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, तो इसका हमें फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है, दैट मींस हमारा ये जो होगा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग से, कंट्रीब्यूशन है तो मार्जिनल कॉस्टिंग से होगा। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से, वैसे जरूरत नहीं है, तुम सबको पता होगा, बट मैं लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, इट इज एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन ब्रैकेट क्लोज इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, ये हमारा आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपने, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। Jarda company is a business that produces high quality acoustic guitars. They offer three models: the student, the performer, the master, which meets the need of beginner to professional musicians. Jarda company prides itself on high quality of its workmanship and only uses best raw materials. The sales manager of Jarda company is responsible for marketing and selling all three models, and the production manager is responsible for all the aspects of production and quantity. The procurement manager is responsible for purchasing raw materials and managing supply relationship. Okay. The company operates in just-in-time environment and hold little or no inventory. Budgeted and actual information are as follows. हमें दिया हुआ है बजटेड हमारा जो प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुए हैं, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल यूनिट दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन from the cost card, but use of Sprouse a particular wood for students model and actual results of the previous quarter as follows. Sprouse का यूनिट इतना था, एक्चुअल क्वांटिटी इतना, एक्चुअल स्पेंड इतना, M2 stand for square per meter. The procurement manager inform it will not use the bonus for the quarter. अच्छा चलो उसका तो कोई यूज ही नहीं है, हमारे को बताना है कि टोटल सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस क्या है। तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन इनटू हम कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो एक्सेल हमारे पास है नहीं, तो मेरे को यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, और ये है प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। मुझे चाहिए स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन यानी प्राइस डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, टैब चलता है यहाँ पे, नहीं टैब नहीं चलता, स्पेस बार ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, रुको आई राइट, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, परफॉर्मर और मास्टर। ओके, तो सबसे पहले मैं अच्छा टैब नहीं चलता यहाँ पे, तो मैं स्पेस बार दबा के लिखता हूँ यहाँ पे
तो ये मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। वैसे आई एम सरप्राइज कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया इन्होंने। चलो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ कितना आ रहा है? इट इज 175 माइनस 120। सो 175 माइनस 120 इट इज 55। नीचे वाले में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 490 माइनस 280, 490, 390, 290, 280, सो 210। और मास्टर में जो हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इट इज, मैं बिल्कुल रफ में लिख रहा हूँ अभी, 380। यहाँ इन्होंने एक्सेल भी नहीं दिया हुआ क्या? चक्कर क्या, एक्सेल तो देना चाहिए था इनको। चलो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, रब नहीं करेंगे इसको, शायद आगे काम आए और जगहों पे भी काम आएगा ये। तो मास्टर हमारा हो जाएगा 380, ओ सॉरी 700 माइनस 380, तो 700 माइनस 380 350 320, तो ये हो जाएगा 320। ओके, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मेरा आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन। तो मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोपोर्शन और एक्चुअल प्रोपोर्शन। तो मुझे दिया हुआ है बजटेड प्रोडक्शन यानी स्टैंडर्ड मुझे दिया हुआ है इट इज 410, ये हो जाएगा 515 और ये हो जाएगा 650। और जो एक्चुअल प्रोपोर्शन मुझे दिया हुआ है इट इज 516, दिस इज 215 और दिस इज 129। आई डोंट नो इट विल बी यूज्ड और नॉट इतना ज्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। सो टोटल विल बी कैलकुलेटर, इट इज 410 प्लस 515 प्लस 650, इट इज 1575 और उधर हो जाएगा 516 प्लस 215 प्लस 129 इज इक्वल टू 860। ठीक है, ओके। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे अपना मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। सो सेल्स मिक्स वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है इट इज एक्चुअल प्रोपोर्शन, एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, या सॉरी इसमें होता है मेरा नाम इज एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड, एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्रोपोर्शन। तो अब मैं निकालता हूं एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड। सॉरी गाइस, यहां मेरे से एक मिस्टेक हो गई। क्या यहाँ आई डोंट नो व्हाई मैंने 650 लिख दिया, ये 650 नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है 410, 246 और 164, 246 एंड 164। मैं आई वाज वंडरिंग कि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, मैं एक्चुअली वही सोच रहा था इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। सो इट इज कैलकुलेटर 410 प्लस 246 प्लस 164, इट इज 838। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड। सो एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड मेरा आएगा यहाँ पे 860 इंटू 410 डिवाइड बाई 838। सो कैलकुलेटर पे करते हैं, 860 इंटू 410 डिवाइड बाई 838, सो दिस इज 420। आई थिंक यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी जल्दी में। एक्चुअली मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ना, इट इज 410 प्लस 246 प्लस 164 820। आई टेल यू व्हाई, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था एंड में जीरो आना चाहिए, पहले जीरो नहीं आ रहा था, तो ये होना चाहिए। सो यहाँ हो जाएगा 860 इंटू 410 डिवाइड बाई 820, तो 860 इंटू 410 डिवाइड बाई 820, तो मेरा आंसर आ रहा है 430। सो एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड यहाँ पे आ गया 430। ओके, इधर मेरा आ जाएगा एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड, इट इज अगेन दिस 860 इंटू सॉरी इंटू 246 डिवाइड बाई 820। सिंपल मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इट इज 258 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा अगेन इधर 860 इंटू 164 डिवाइड बाय 820, सो इट इज 172। सो 172,
ये मेरा आंसर आ गया। और इसका टोटल टोटल की मुझे जरूरत है, अब जरूरत नहीं है इसके टोटल की। ठीक है गाइस, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा अपना वेरिएंस का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला था वेरिएंस का, इट इज स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, सीधा सीधा मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट इज 410 माइनस 430 एंटर इनटू 55। तो 110 मेरा, एक सेकेंड, 435 सॉरी गलत कर दिया मैंने, इट इज 430 माइनस 516 एंटर इनटू 55। तो 4730 मेरा आ रहा है नेगेटिव, और सेल्स के केस में नेगेटिव मतलब फेवरेबल। सो 4730 ये मेरा आ रहा है फेवरेबल। देन यहां मैं करता हूं, इट इज 258 माइनस 215, 258 माइनस 215 एंटर इनटू 210। सो इट इज 9030। ये पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स हो जाएगा। सो 9030 ये आ गया एडवर्स। और नीचे यहां मेरा आंसर आ जाएगा 162 सॉरी 172 माइनस 129, 172 माइनस 129, 172 माइनस 129 एंटर। एंटर मैं इसलिए करूँ क्योंकि एंटर नहीं करूंगा तो वो गलत मल्टीप्लाई कर देगा, इनटू 320। सो दैट इज 13760। ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स, 13760 ये आ रहा है मेरा एडवर्स। तो मेरा जो नेट आंसर आएगा यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी 13760 प्लस 9030 माइनस 4370। सो 13760 प्लस 9030 माइनस 4730। सो 18060 मेरा आंसर एडवर्स आ रहा है। सो 1860 एडवर्स, दिस शुड बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, हो सकता है आगे जाके ये यूज हो सकता है आगे जाके ये सारी चीजें हमारी यूज हो। लेट्स चेक। तो सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हमारा आ गया इतना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस? सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हो गया, सेल्स क्वांटिटी परफेक्ट। हमने देखो स्क्रैच पैड में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ, ये क्वेश्चन भी इजीली यहां से हो जाएगा। सिंपल गाइस, तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो क्या है। अच्छा ट्रू और फॉल्स है, ठीक है चलो। स्क्रैच पैड, अब मुझे निकालना है क्वांटिटी वेरिएंस। इट इज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन सॉरी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड, दिस इज क्वांटिटी वेरिएंस। अब क्वांटिटी वेरिएंस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सीधा कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया, इट इज 410 माइनस 430 इंटू 55। तो 410 माइनस 430 एंटर इंटू 55। तो ये आ रहा है मेरा नेगेटिव मतलब फेवरेबल। सो 1100 फेवरेबल। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा 246 माइनस 258 एंटर सॉरी इंटू 210। सो ये 2520 नेगेटिव आ रहा है। सो 2520 नेगेटिव मतलब ये भी फेवरेबल हो गया। और नीचे आंसर मेरा आ जाएगा, इट इज 164 माइनस 172 एंटर इनटू 320। सो दैट इज 2560 नेगेटिव। अरे तीनों फेवरेबल आ रहे, तो 2560 ये भी आ रहा है मेरा फेवरेबल। और फेवरेबल ही आने ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टैंडर्ड कम है एक्चुअल यूनिट ज्यादा है, तो ये फेवरेबल आने हैं। तो अब इन सबका टोटल कर लेते हैं, 2560 प्लस 2520 प्लस 1100। सो 6180 हमारा फेवरेबल आना चाहिए, 6180 फेवरेबल, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है ना। चलो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, indicate whether which of the following statement regarding students model is true or false. Okay, the procurement manager correctly asserts that inflation was only cause of overspending on sprouts. The production manager used less sprouts than expected. Okay, अब sprouts के बारे में पढ़ते हैं। Additional information from the cost card about the use of sprouts, a particular type of wood for student model and actual results for previous quarter are as follows.
स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारे को दिया हुआ है इतना एम स्क्वेयर इंटू दिस एम स्क्वेयर इतना पर लगता है। एक्चुअल क्वांटिटी इतने एम स्क्वेयर हमारी लगी, एक्चुअल स्पेंड हमने इतना करा, एम स्क्वेयर स्टैंड फॉर दिस। द प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट ही विल नॉट रिसीव अ बोनस फॉर द क्वार्टर। ही थिंक्स दिस इज अनफेयर बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्प्राउट्स इंक्रीज बाय 2% ड्यू टू इन्फ्लेशन। हमें बताना है प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने सही बताया है कि इन्फ्लेशन वाज द ओनली कॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग ऑन स्प्राउट्स। देखो अब यहाँ पे एक्चुअल स्पेंड हमारा इतना हुआ है, ठीक है ना, और बजटेड स्पेंड हमारा कितना होना चाहिए था, इट इज इसमें हमारा होना चाहिए था बजटेड स्पेंड, अगर मैं देखूं ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर पे देखें एक बार कैलकुलेटर पे क्या है, इतना मीटर स्क्वायर है पर मीटर कॉस्ट, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इतनी, तो पर यूनिट कॉस्ट हमें इतनी पता तो होगा, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लगी है 1.0, एक्चुअल स्पेंड हमारा इतना, तो मैं पहले एक्चुअल कॉस्ट देखता हूँ। 39800 डिवाइड बाय 133, तो 299.248, तो ये मेरी लगी एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट थी मेरी इतनी। इसमें बोला दी प्रोक्योरमेंट मैनेजर, हाँ इसमें बोला गया प्रोक्योरमेंट मैनेजर को बोनस नहीं मिलेगा। ही थिंक्स इट्स अनफेयर बिकॉज कॉस्ट ऑफ स्पाउस इंक्रीज्ड बाय 2% ड्यू टू इन्फ्लेशन, कि कॉस्ट ऑफ स्पाउस 2% इंक्रीज हुई है इन्फ्लेशन की वजह से। वो कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से 2% बढ़ी है। देखो पॉइंट इज, अब देखो ये क्वेश्चन मुझे समझ आ गया, कई बार होता टाइम लगता है। ये बोल रहा है कि ये कह रहे हैं कंपनी कह रही है तेरे को बोनस नहीं देंगे क्योंकि हमने सोचा था 285 मीटर स्क्वायर का खर्चा होगा, खर्चा 299 का हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये अनफेयर है बिकॉज 2% जो कॉस्ट बढ़ी है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मैंने जो लगाया था वो ठीक था, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई। तो अब हम एक बार चेक करते हैं। सो 299 माइनस 285, सॉरी 285, जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 285 इंटू 100, तो देर इज अ चेंज ऑफ 4.99%। देखो मैंने क्या करा, मैंने देख लिया कि एक्चुअल में और बजटेड में कितना खर्चा रेट बढ़ा है, तो 4.99% से हमारी कॉस्ट बढ़ी है, 4.99% से हमारी कॉस्ट बढ़ी है, जबकि इन्फ्लेशन सिर्फ 2% है। मैंने देखा कि प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है 285 से 299 का परचेज किया है, तो अगर मैं ऊपर करूं, देखो यहाँ पे कॉस्ट जो मेरी है 299 हो गई है 285 से, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है मेरा 5% एक तरह से। तो 5% इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, इन्फ्लेशन 2% है, मतलब 3% उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर करेक्टली asserts that inflation was only cause. No, it is wrong, it's not the only cause, there is certain 3% factor as well. द प्रोडक्शन मैनेजर यूज लेस स्पाउस देन एक्सपेक्टेड, तो हमने एक्सपेक्ट किया था हमारा कितना लगेगा, यहाँ पे अगर हम देखें एक्चुअल हमारा जो स्टूडेंट का है, एक्चुअल यूनिट्स हमारे बने 516, ओके 516 हमारे बने, हर एक में लगता है हमारा 0.28 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 516, ओहो एक मिनट, 516 इंटू 0.28, दैट मीन्स 144 मीटर जो हमारा स्प्राउट है इतने में लगा है। सॉरी स्टैंडर्ड, देखो ध्यान से, इतने यूनिट्स बनाने में, देखो इतने यूनिट्स हमें हमारे स्टूडेंट्स के बने हैं, इतने यूनिट स्टूडेंट्स के बनने में स्टैंडर्ड हमारा इतने मीटर स्क्वायर लगना चाहिए, ठीक है ना, इतने यूनिट्स को बनने में स्टैंडर्ड हमारा इतना मीटर स्क्वायर लगना चाहिए। तो मैंने निकाल दिया कि 144 मीटर स्क्वायर इतने यूनिट्स बनाने में लगना चाहिए था, और एक्चुअल लगा है 133। दैट मीन्स द प्रोडक्शन मैनेजर यूज लेस पाउच देन एक्सपेक्टेड, इट इज राइट, कि इतने यूनिट्स जो स्टूडेंट्स के एक्चुअली में बने हैं उनको बनने में इतने मीटर स्क्वायर, दैट मींस 144 यूनिट्स लगने चाहिए थे, और एक्चुअली लगे हैं 133। तो यस ही इज राइट, तो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा बस सोच के चलना है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे,
what is the favorable sales quantity contribution variance? In the following quarter, Jarda company flex budget for contribution was this higher than the original budget. Also, this adverse sales mix variance resulted from number of smaller percentage of master model sale. Okay. What is the favorable sales quantity contribution variance? अच्छा, ओके, इसमें हमें दिया हुआ है अगले क्वार्टर में ऐसी चीजें हुई, हमें निकालना है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। हमें दिया हुआ है बजटेड कंट्रीब्यूशन वाज हायर देन द ओरिजिनल बजट, तो ये हमें एक तरह से टोटल वेरिएंस दे दिया। सो एक तरह से हमें ये टोटल वेरिएंस दे दिया कि बजट फॉर कंट्रीब्यूशन वाज दिस हायर देन ओरिजिनल सेल्स में। ऑल्सो एडवर्स सेल्स मिक्स वेरिएंस हमारा था ये, तो हमें क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है। तो गाइस ये तो सिंपल मैथ्स है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है ना, और सेल्स मिक्स वेरिएंस is equal to total variance. So this is equal to this, basically this प्लस दूसरा वेरिएंस इज इक्वल टू दिस, और ये फिगर नेगेटिव है, दिस इज एडवर्स और ये है फेवरेबल। तो 17250 प्लस 12150 आ जाएगा हमारा क्वांटिटी वेरिएंस। कैलकुलेटर, ये तो सिंपल मैथ्स है गाइस, फिगर डालिए मैंने इसमें 17250 प्लस 12150, सो 29400 इज क्वांटिटी वेरिएंस। 294, ये आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे गाइस कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आंसर कैसे आएगा। देखो लॉजिकली, अगर मैं लॉजिकली बताऊं, स्क्रैच पैड में चीजें लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल हमारे को फिगर यहाँ पे दी हुई है। देखो कि दिस इज हायर देन ओरिजिनल बजट, कि ये ज्यादा है ये कम, ये कम है ये ज्यादा, तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव क्या होता है सेल्स में? फेवरेबल। तो टोटल वेरिएंस जो मेरा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो होता है फेवरेबल। ये मुझे दिया हुआ है एडवर्स, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 29400 फेवरेबल शुड बी द आंसर। सिंपल था गाइस, तो सिंपल मैथ्स थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस केस का 20। Also in the following quarter, the market for acoustic guitar increased by 4% and Jarda company held a bigger position in the market. The sales manager said it was due to promotion of high quality production which attracted new customer. Promotion of Jarda high quality production is likely cause of favorable market size variance. The favorable market share variance can be attributed to actions of the sales manager based on the information above, which statements are true. Okay, अब हमें ये क्वेश्चन देखना है। इसमें बोला गया इन द फॉलोइंग क्वार्टर मार्केट ऑफ अकूस्टिक गिटार जो है वो 4% से बढ़ गई। हमें पता है कि हमारा मार्केट साइज वेरिएंस, देखो मार्केट साइज वेरिएंस हमारा बेसिकली क्या होता है, इट इज सेल वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, और मार्केट शेयर वेरिएंस होता है हमारा ऑपरेशनल वेरिएंस। इसमें कह रहे हैं द मार्केट फॉर अकूस्टिक गिटार इंक्रीज बाय 4%, कि मार्केट जो थी अकूस्टिक गिटार की वो 4% से बढ़ गई। तो मार्केट बड़ी है, the sales manager said it was due to promotion of high quality production which attracts new customer, कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अपने प्रोडक्ट यूज किए थे। तो प्रमोशन ऑफ जारडा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन लाइकली कॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट साइज वेरिएंस। देखो हमने अगर अच्छी प्रोडक्शन यूज करी है, इससे हमारा ऑपरेशनल वेरिएंस बढ़ेगा, ना कि साइज वेरिएंस। प्लानिंग नहीं होगी, ऑपरेशनल वेरिएंस हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, तो दिस शुड बी रॉन्ग। द फेवरेबल मार्केट शेयर वेरिएंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्शन ऑफ सेल्स। मार्केट शेयर वेरिएंस हम इसको कह सकते हैं, मैंने बताया ना। मार्केट साइज वेरिएंस नहीं बोल सकते, बिकॉज मार्केट साइज वेरिएंस हमारा इस चीज से नहीं होता, बिकॉज इट इज प्लानिंग से होता है, और ये जो है दिस इज ऑपरेशन काम करने से। तो आई कैन से शेयर वेरिएंस हमारा आंसर है, तो सेकंड ओनली शुड बी राइट। ठीक है, चलो हमारा ऑलरेडी टाइम जो है 1 hour 13 minutes हो चुके हैं। सो 1 hour 13 minutes मतलब 73 मिनट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे को कुछ कैलकुलेशन करनी है। ये क्वेश्चन कौन सा है गाइस? दिस इज थ्रूपुट प्रिंसिपल्स करने हैं। अच्छा, थ्रूपुट से पहले हमें क्या करना है, हमें रैंकिंग करनी है। रैंकिंग के बाद अज्यूमिंग थ्रूपुट पर आर इतना है, कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो टीपीआर निकालनी है। ओके, Freya company decide to reallocate workforce between production stages to improve throughput. Which decision would most and the biggest improvement? Okay, मैं थोड़ा सा ना एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ रहा है मेरे को। If both the hourly wage rate and direct material costs are expected to be higher than original estimate, what would be the impact? Okay,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थ्रूपुट अकाउंटिंग इज नॉट ट्रू? ओके, तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, जो थोरेटिकल क्वेश्चंस है, ये लर्निंग कर्व वाला फॉर्मूला, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, थोरेटिकल क्वेश्चंस में कराता हूँ, प्रैक्टिकल एक बार तुम इसका होमवर्क में करना और सॉल्यूशन से चेक करना तुम्हारे आंसर्स। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं मैं वो एक बार चेक कर लूंगा सारे, ठीक है ना, वो मैं भी चेक कर लूंगा। ओके, कि रैंकिंग निकालनी तो इसमें कैलकुलेशन होगी, ये वाला मैं नहीं कर रहा पार्ट अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थ्योरी वाला। फ्रेयर कंपनी हैज डिसाइडेड टू रीएलोकेट द वर्कफोर्स बिटवीन प्रोडक्शन स्टेजेस टू improve throughput. Okay, reallocate workforce. Which decision would most likely result in biggest improvement in throughput? Okay, reallocate taping and fastening workers to cutting. अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा गाइस। एक काम करें, देखो, मुझे थोड़ा सा एक काम अर्जेंटली आ गया, तो आई हैव टू कट शॉर्ट दिस वीडियो, ठीक है ना। ये दोनों केस स्टडीज तुम्हारे होमवर्क है, होमवर्क में सॉल्व करना, कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क मी, डोंट वरी। तो टेक्निकली मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, ठीक है ना, 2 केस स्टडीज मैंने नहीं करी, 20 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए 40 मार्क्स के। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि मेरे 40 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई हैव सॉल्व टोटल 20 क्वेश्चंस, बाकी मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करे हैं, तो मैं 20 में से देखता हूँ मेरे कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं। लेट्स चेक। वो तुम प्लीज गाइस होमवर्क में कर लेना, मैं कर लेता, बट मुश्किल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस है गाइस। कोई डाउट आएगा मुझसे तुम ग्रुप में पूछ सकते हो, यू नो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इससे एक आइडिया हो जाएगा हमारा। एंड, यस, यस, एग्जिट, मार्क, मार्क में जाके प्री जून मॉक, सेल्फ मार्क। चलो देखते हैं कि आउट ऑफ 40 मेरे कितने मार्क्स आए हैं। 38। ओके, एक गलत है। कौन सा गलत है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये ठीक 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 है। अरे अच्छा, ये गलत है। कौन सा? बिलेबल, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू बी इंक्लूडेड इन, अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल वाला गाइस में क्वेश्चन आता नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैंने गलत आंसर टाइप कर दिया, तो हाँ ठीक है, आई एग्री, दैट मीन्स यही गलत है, बाकी सारे ठीक है गाइस, ठीक है ना, गुड, ठीक है, मैं अपने आपको मैं गुड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम देखो, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है और टाइम पे तुम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि किस तरह से हमारा जो एग्जाम है पीएम का आता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो, फॉर्मूले सारे लर्न करो, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और सारे फॉर्मुलेज। मैंने सिर्फ देखो, एक दो फॉर्मुलेज मुझे नहीं आते तो मैंने वो देख लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स सारे फॉर्मुले याद नहीं करे, एक दो फॉर्मुलेज देखे थे, कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने पूरा पेपर करा और देखो मेरे 40 में से 38 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे पता है, ये कोई खास मुश्किल तो है नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना, और आई बिलीव तुम सारे ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। सेक्शन सी की इसकी जो वीडियोस हैं वो मैं अलग से बनाऊंगा, अभी मेरा मेन पर्पस सेक्शन ए और बी पे था, क्योंकि सेक्शन सी हमेशा अलग क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी हमेशा अलग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कभी भी सिमिलर नहीं टाइप के नहीं आते। ये देखो बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रैक्टिकल कुछ मुझे लग नहीं रहा कुछ खास है, करेंगे इसको भी देखेंगे, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। दिस इज प्योरली फॉर सेक्शन ए एंड केस ऑफ सेक्शन बी, ठीक है। आई होप तुम्हें अच्छे समझ